ठोस अवस्था के बहुविकल्पी प्रश्न, कक्षा 12 पाठ 1 सॉलिड स्टेट। तो आइए बच्चों चलते हैं। पहला प्रश्न जैसा दिख रहा है आपको, लिखा हुआ फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होगी। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है फलक केंद्रित? फलक केंद्रित का मतलब आपका FCC क्या हो गया? आपका FCC हो गया, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आपका यानी कि फलक में जो परमाणुओं की संख्या होती है, जेड की संख्या कितनी होती है? आपकी 4 होती है। और सिंपल में आपका कितना होता है? 1 होता है। और BCC में आपका कितना होता है? यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपका 2 होता है। और FCC में आपका 4 होता है बच्चों। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है में A परमाणु घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोनों को घेरते हैं। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस की स्टाइकियोमेट्रिक होगी। यानी कि स्टाइकियोमेट्री आप लोग समझ रहे होंगे, उसकी ज्योमेट्री है, यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक, टेरेस्ट्रियल, इंटरस्ट्रियल या शॉर्टकी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब NaCl है और AB जिसकी संरचना NaCl, A परमाणु क्या घनीय है आपका, कैसा है? घनीय एकक कोष्ठिका है हमारा, क्या? A आपका A घनीय कोष्ठ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ठोस की स्टाइकियोमेट्रिक आपका A4B3 आपका हो जाएगा, यानी कि A3B4 हमारा हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। अब देखिए फ्रेंकल दोष तो आप लोग पढ़े होंगे, दोष वगैरह के डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि दोष, डिफेक्ट का मतलब कि किसी भी ठोस में कितने तरह के दोष होते हैं, क्योंकि ठोस सभी ठोस तो मजबूत होते नहीं हैं। ठोस कई तरह के होते हैं आपके, कोई हल्का तोड़ने पे तुरंत टूट जाएगा, कोई तोड़ने पे बहुत ज़्यादा समय तक टूटेगा। तो ऐसे फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व कैसा होता है? यानी कि आप लोग शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष पढ़े होंगे फ्रेंकल दोष में। तो फ्रेंकल दोष के कारण जो होता है हमारा क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि आपका चेंज नहीं होगा इसमें आपका, यानी कि चेंज नहीं होगा, या परिवर्तित रहता है। अब देखिए Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है। तो देखिए क्या है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और ये क्या आपका फेरोमैग्नेटिक। तो कैसा होगा आपका? लौह चुंबक, यानी कि डायमैग्नेटिक होगा हमारा फेरस ऑक्साइड। टेट्रा है ना, मोनोडाइट्राई टेट्रा, 4 ऑक्सीजन है, तो टेट्रा आपका हो जाएगा। फेरस 3 है, यानी कि आयरन, या फिर क्या हमारा आयरन है, क्या है? आयरन, यानी कि आयरन को हम लोग फेरस बोलते हैं। तो फेरस टेट्रा ऑक्साइड बोल सकते हैं या फेरस ऑक्साइड ही बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? लौह चुंबकीय है। तो चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। देखिए ये देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, FCC एकक सेल के कोर की लंबाई A और उसके परमाणुओं की त्रिज्या R में संबंध है। यानी कि देखिए यहाँ FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, एकक सेल के कोर की लंबाई यानी कि एज जो है हमारा A दिया हुआ जो घिरे हुए हैं, और उसके परमाणु की त्रिज्या R में संबंध है। यानी कि लंबाई जो है हमारी, यानी कि एज जो है किनारा है FCC क्रिस्टल की, और त्रिज्या R जो दिया हुआ है, इन दोनों में क्या रिलेशन, क्या संबंध है हमारा? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में A और R में क्या संबंध है हमारा? करड़ी में 2/4 A R इक्वल टू, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर छठा में आइए आप लोग, कह रहे निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? तो आप लोग देखिए लिखे हुए हैं यहाँ Z इक्वल टू 1 होता है हमारा, किसमें? सिंपल क्यूबिक में। और FCC दिया हुआ यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि फलक केंद्रीय घनक कोशिका। तो फलक में क्या होगा हमारा? F का मतलब यहाँ आपका B है, यानी कि BCC जो दिया हुआ हमारा, BCC में हमारा कितना होगा? 2 होगा, और FCC में हमारा कितना होगा? 4 होगा। तो ये 2 दिया हुआ है यहाँ आपका, तो 2 किस में होगा हमारा? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि BCC के लिए हमारा, एक बार और लिख देते हैं यहाँ छोटे में, BCC के लिए हमारा 2 और FCC के लिए 4 हो जाएगा। और सिंपल के लिए हमारा, सिंपल के लिए हमारा 1 हो जाएगा। जेड का वैल्यू जो होता है हमारा, जेड का मान जो होता है, यानी कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका हमारा हो जाएगा। आइए देखिए घनीय
क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां था, कोर की लंबाई कितनी होती है, तो कोर की लंबाई कितनी होती है हमारा A=B=C हो जाएगा हमारा, यानी कि अच्छी दूरियां यानी कि घनीय क्रिस्टल जो है और उसके कोर की लंबाई जो है हमारा क्या है A है, जो A हमारा A में और घनीय क्रिस्टलों में क्या उसके बीच की अच्छी दूरियां क्या है, तो अच्छी दूरियां क्या है बच्चों A=B=C है। तो आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो देखिए 8वां प्रश्न आपका, फ्रेंकल तथा साटकी दोनों यानी कि जो डिफेक्ट है यानी कि जो दोष है हमारे फ्रेंकल दोष हैं और साटकी दोष हैं, तो दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाले कौन से यौगिक हैं AgBr, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, सीजियम क्लोराइड दिया हुआ है और Ag ब्रोमाइड दिया हुआ है, तो Ag ब्रोमाइड हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और 9वां कह रहा है हमारा अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, तो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है हमारा O2 है। तो देखिए बच्चों अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है हमारा कैसा है O2 है। फिर ग्रेफाइट क्या है हमारा, ग्रेफाइट का मतलब कार्बन के जो अपर रूप होते हैं हमारे, यानी कि कार्बन के अपर रूप क्या है हमारे कोयला, ग्रेफाइट और एलोट्रोप्स ऑफ C60 और ग्रेफाइट हो गया और हमारा फ्लरनेस हो गया। तो ये जो ग्रेफाइट है किस तरह का ठोस है, यानी कि जो कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट वो किस तरह का ठोस है, यानी कि आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, आणविक ठोस है या सहसंयोजी ठोस है। तो बच्चों कैसा ठोस हमारा सहसंयोजी ठोस है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। और एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है, अब क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एटम होते हैं जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं और क्या होते हैं दीर्घ परासकोटि, इसी के वजह से क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घ परासकोटि कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है लघु परासकोटि कहा जाता है अक्रिस्टलीय में। और क्रिस्टलीय में क्या होते हैं दीर्घ परासकोटि होते हैं, क्योंकि उसके जो एटम होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, इसीलिए जो ठोस होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है ठोसों के बीच में, ठोस के अणुओं के बीच में जो अंतरा आणविक बल होता है बच्चों बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूती से एक दूसरे को पकड़ा रहता है, एक दूसरे से आबंध रहता है बहुत ही मजबूती से। इसीलिए दीर्घ का मतलब हो गया बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो, बहुत ही ज़्यादा पास हो एक दूसरे के, तो वो दीर्घ परासकोटि कहलाता है, एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक और करीब हो बच्चों। तो देखिए हमारा 12वां ठोस A एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युतरोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, यानी कि कोई ऐसा ठोस है जो हायर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है मेल्ट हो रहा है, उसको पिघलने के लिए यानी कि मेल्ट होने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है उसको, अन्यथा कम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगा। तो उसकी जो किस तरह का यौगिक है, कोई ऐसा ठोस है जिसको मेल्ट होने के लिए पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या होगा आणविक होगा वो ठोस कि आयनिक होगा कि धात्विक होगा कि सहसंयोजक होगा। तो बच्चों कैसा होगा वो आपका, देखिए इस पे लिखा हुआ आपका सहसंयोजक यौगिक हमारा होगा, कैसा होगा सहसंयोजक यौगिक होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो बच्चों भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान के सभी पाठों के बहुविकल्पी व थियरी तथा न्यूमेरिकल के लिए और 90+ पाने के लिए बोर्ड के परीक्षाओं में आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको मैं प्रत्येक चैप्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुविकल्पी और जितने थियरी हैं और जितने न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को मैं ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा ऑन द स्क्रीन, फेस के साथ आऊँगा मैं। इसमें बस मेरी आवाज़ वॉइस आ रही है और आपका ये जो मैटर है ये आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ाना उचित रहेगा, क्योंकि बोर्ड पर लिख करके इस क्वेश्चन को समझा पाना, बता पाना आई थिंक बहुत ही मुश्किल है और कठिन है। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन को बारी बारी लिख करके बोर्ड पर हम आप लोगों को नहीं समझा सकते बच्चों, तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना बच्चों के लिए इस टाइप का वीडियो बनाया जाए, जिससे बच्चों का बहुविकल्पी भी कवर होता जाए और थियरी भी कवर होता जाए। और ऐसा कोई भी डाउट हो आपको बच्चे लोग क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में
आप लोग लिख सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है, या अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं बच्चों। तो देखिए 13वां में आइए आप, निम्न में किस अणु, यानी कि अणु आप लोग समझ रहे होंगे एटम, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं कि केंद्रक परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम जो है, ठीक ना, पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो कैसा होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन किस पे होगा हमारा, अमोनिया पे होगा, यहाँ दिया हुआ अमोनिया ना, तो ये अमोनिया हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, यानी कि NH3 हो जाएगा हमारा, NH3 सही हो जाएगा हमारा। तो आगे देखिए क्या कर रहा है 14वां, तो कह रहा है इसमें कि एक क्रिस्टल तंत्र यानी कि क्रिस्टल का सिस्टम है, तो इसमें क्या दिया हुआ आपका A बराबर B बराबर C दिया हुआ है, और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा दिया हुआ है, जो 90 अंश के बराबर नहीं है। तो वह तंत्र है कैसा सिस्टम है वो, यानी कि टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, डाइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, किस टाइप का है वो तंत्र, किस टाइप का है वो सिस्टम, जो अल्फ़ा बीटा गामा 90 अंश के बराबर नहीं है। तो बच्चों जैसा आप लोग देख रहे हैं क्या होता है, रोम्बोहेड्रल होता है आपका। तो आप लोग बच्चों ये 14 क्वेश्चन हो गया हमारा। तो 15वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि पोटेशियम सल्फेट, यानी कि एक पोटेशियम सल्फेट क्या हमारा द्विक लवण है हमारा, यानी कि डबल साल्ट है। पोटेशियम सल्फेट हो गया, या हमारा फेरस सल्फेट हो गया, जैसे हम लिख सकते हैं FeSO4, ये हमारा क्या है, द्विक लवण है, डबल साल्ट है। तो ये जो होते हैं हमारे पोटेशियम सल्फेट हो गए या फेरस सल्फेट हो गए, तो ये हमारे क्या बनाते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं हमारे, यानी कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स यौगिक है, यानी कि बहुत ही जटिल यौगिक है। जटिल यौगिक का मतलब सहसंयोजक ठोस है हमारे बच्चों। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोग बोर्ड में 90+ स्कोर करें, और आपके जितने भी मित्र फ्रेंड हों इस चैनल के बारे में बताइए। और आपका मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी मैं आपको कवर करा दूंगा। आई थिंक बोर्ड एग्ज़ाम आते आते आपके सारे सिलेबस मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कवर करा दूंगा। तो बच्चों देखिए, चैनल बनाने का मेरा जो उद्देश्य है मैं बताऊंगा आपको 1-2 वीडियो में कि चैनल बनाने का मेरा क्या उद्देश्य रहा है, क्यों मैं चैनल बनाया। तो बच्चों इसको आप देखिए ध्यान से, क्योंकि इन्हीं 15 क्वेश्चन जो है पहले पार्ट के ठोस अवस्था के, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में देखिए क्या है, ठोस अवस्था से आपको पता होगा कि 3 नंबर आएंगे, 3 ही नंबर आते हैं बच्चों ठोस अवस्था से। तो बहुविकल्पी इसमें से 1 नंबर तो फिक्स है, यानी कि इस 15 क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएगा। तो ये जितने 15 क्वेश्चन है आप लोग कई बार वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाए बच्चों, ताकि आपको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। आप सभी बच्चों को यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।